नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और पिता हुमायूं। हुमायूं की स्थिति इस समय आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत खराब थी। पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद उसकी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसने अपने मित्रों को कस्तूरी बांटी और उसने ऐसी आशा की कि जिस तरह इस कस्तूरी की सुगंध चारों ओर फैल जाती है, उसी तरह से उसके पुत्र का यश भी चारों ओर फैले। अकबर का बाल्यकाल बहुत संकट में रहा। उस समय अकबर को उसके चाचा अस्करी ने हुमायूं से ईरान जाते हुए छीन लिया और 1 वर्ष तक लालन पालन अस्करी के द्वारा किया गया। हुमायूं ईरान के शासक का सहयोग लेकर पुनः जब वापस लौटा तो उसने अपने पुत्र को वापस से अस्करी से प्राप्त किया और उस समय अकबर की आयु 3 वर्ष थी। उसने उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। कामरान उसके छोटे भाई ने उसे अकबर को पकड़ लिया और ऐसा कहा जाता है कि जब हुमायूं ने कंधार के दुर्ग पर आक्रमण किया तो कामरान ने दुर्ग की दीवार पर अकबर को बांध दिया। दुर्ग की दीवार गोले बारूद के वेग का सामना नहीं कर पाई और दीवार टूटकर गिर गई। ईश्वर या भाग्य से अकबर बच गया। अकबर को अपने संरक्षण में लेने के बाद 5 वर्ष की अवस्था में हुमायूं ने उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। अकबर की रुचि शिक्षा में नहीं थी, लेकिन वो घुड़सवारी, शस्त्र और अस्त्र के संचालन में निपुण था। 1551 में हिंदाल की मृत्यु के बाद गजनी का उसे सूबेदार नियुक्त किया गया। जब हुमायूं ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को पुनः प्राप्त करने का कार्य किया तो अकबर उसके साथ भारत विजय अभियान में सम्मिलित हुआ। 22 जून 1555 में सरहिंद में सिकंदर सूर को हराने के बाद उसे हुमायूं ने युवराज घोषित कर दिया। बाद में लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर बैराम खां को उसका संरक्षक बना दिया गया। अब हम बात करते हैं अकबर के राज्यारोहण की। अकबर जब पंजाब में था तब उसे ये समाचार मिला कि उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई और ये समाचार उसे पंजाब के कालोर नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलने पर उसके संरक्षक बैराम खां ने उसे ईंटों के एक साधारण से चबूतरे पर बैठाकर उसे सिंहासन पर पद स्थापित कर दिया और 14 फरवरी 1556 को अकबर को बैराम खां ने सम्राट घोषित किया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से भी कम थी। अब हम बात करेंगे अकबर के संरक्षक बैराम खां का काल। ये समय 1556 से 1560 के मध्य रहा। अकबर ने राज्यारोहण के बाद अपने संरक्षक बैराम खां को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया और वकीले सल्तनत अर्थात वजीर के पद पर नियुक्त किया। अकबर की प्रारंभिक समस्याओं का समाधान करना और मुगल साम्राज्य को सुरक्षित करने का श्रेय बैराम खां को जाता है। बैराम खां अगले 4 वर्षों तक मुगल शासक का सर्वेसर्वा रहा। बैराम खां स्वयं 16 वर्ष की अवस्था में हुमायूं के साथ मुगल सेवा में जुड़ा था और बहुत ही सुसंस्कृत, वफादार और साहसी योग्य सैनिक के साथ साथ एक कुशल सेनापति भी था और उसने हर समय अकबर की सहायता की और अकबर और मुगल साम्राज्य को एक संरक्षक के रूप में विकसित करने का कार्य उसके द्वारा किया गया। वो हमेशा हर संकट की घड़ी में अकबर की छाया बनकर रहा और इस तरह अकबर की स्थिति को सुदृढ़ करने में उसका एक महत्वपूर्ण
योगदान रहा। 4 वर्षों तक उसने मुगल सत्ता को न केवल सुविकसित करने में बल्कि स्थायित्व करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अब हम बात करते हैं पानीपत के युद्ध की। हुमायूं की मृत्यु के बाद आदिल शाह ने अपने प्रधानमंत्री चुनार से आगरा भेजा और हेमू को यह आदेश किया कि वो मुगलों को भारत से बाहर निकाल दे। आगरा का सूबेदार इख्तियार खां उजुग बेग डर कर दिल्ली भाग गया और हेमू का बिना किसी विरोध के आगरा पर अधिकार हो गया। हेमू ने आगरा विजित करने के बाद दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली के गवर्नर तारगी बेग खां को उसने 7 अक्टूबर 1556 को परास्त कर तुगलकाबाद पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हेमू ने इसके उपरांत अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इस विजय से मुगलों की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई या खराब हो गई। बैराम खां के परामर्श पर अकबर ने दिल्ली पर पुनः अपना राज्य स्थापित करने की योजना संपादित की और सेना लेकर दिल्ली की ओर कूच किया। तारगी बेग खां का वध कर अपनी सेना का हौसला बुलंद करने का कार्य बैराम खां के द्वारा संपादित किया गया। हेमू ने भी इस स्थिति में अपनी अर्ध सैनिक दल को पानीपत तोपखाने के साथ भेज दिया। मुगल सेनानायक अली कुली खान ने इस अग्र दल को परास्त कर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन हेमू इससे विचलित नहीं हुआ। 2 सप्ताह की तैयारी के बाद वह अपनी सेना लेकर पानीपत के मैदान में आ डटा। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का युद्ध संपादित हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हेमू की सेना बड़ी ही वीरता और कुशलता के साथ मुगलों पर प्रतिहार कर रही थी। लगभग युद्ध हेमू के पक्ष में था। अचानक एक तीर हेमू की आंख में आ लगा और हेमू हाथी के औदे से नीचे गिर गया, मूर्छित हो गया और उसका संरक्षक उसको उस मैदान से या युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा था कि उसी समय शाही कुली ने उसे कैद कर लिया और अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। बैराम खान ने बिना किसी प्रतीक्षा किए हेमू का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और इस तरह मुगलों की खोई सत्ता को पुनः स्थापित करने का कार्य उसके द्वारा संपादित किया गया। अब हम बात करते हैं पर्दा शासन की। अकबर के शासनकाल में पर्दा शासन का एक महत्वपूर्ण भाग रहा, जो 1560 से 1562 के मध्य संपादित हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अकबर पर महम अनगा, जीजा अनगा और हमीदा बानो बेगम का पूर्ण नियंत्रण था या प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे अकबर ने इस नियंत्रण से अपने आप को मुक्त किया और 1562 में स्वयं अकबर ने अपने को हरम दल से मुक्त कर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। अब हम बात करते हैं बैराम खां के पतन की। जैसा अब तक हम बात कर चुके हैं, मुगल सत्ता या अकबर के शासनकाल में बैराम खां का एक महत्वपूर्ण योगदान था। उसने अपनी सैन्य कुशलता के आधार पर मुगलों की सत्ता को पुनः सशक्त किया, लेकिन किन्हीं कारणों से अकबर और बैराम खां के मध्य आपसी तनाव बढ़ने लगा या उनके मध्य दरार पड़ने लगी और इसके प्रमुख कारण थे हरम दल की महिलाओं द्वारा अकबर को बैराम खां के विरुद्ध भड़काना या उसके कान भरना। दूसरा कारण था बैराम खां का शिया होना और सुन्नी की उपेक्षा करना। तीसरा कारण, कुछ इतिहासकार का ऐसा मानना है कि बैराम खां का दम अर्थात उसका स्वयं अभिमान उसके व्यक्तित्व के पतन का कारण बना। वो इसके कारण अत्यधिक उत्साहित हो गया था और अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा था। बैराम खां के द्वारा अकबर
को छोटा समझना आयु में और उस पर अपना नियंत्रण रखना भी उसके पतन का कारण बना। लेकिन अब इन अवस्थाओं में अकबर अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता था या स्वतंत्र होना चाह रहा था, और इस अवस्था में अकबर ने बैराम खां के सामने एक प्रस्ताव भेजा कि आप प्रारंभ से हज अर्थात मक्का की यात्रा पर जाना पसंद करते हैं, क्यों ना आप इस यात्रा पर चले जाएं। बैराम खां ने अकबर की इस बात को स्वीकार किया और अपना झंडा, नकारा और अन्य शाही चिन्ह अकबर के पास पुनः भेज दिए। लेकिन बैराम खां के विरोधी इस बात से भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बैराम खां के पीछे एक सेना भेज दी। पीर मोहम्मद इस सेना को भेजने का कार्य संपादित करता है। अपने पीछे मुगल सेना को देखकर बैराम खां उत्तेजित हो जाता है और तिलवाड़ा के युद्ध में मुगल सेना के साथ युद्ध करता है, और इस युद्ध में वो परास्त होता है। पकड़कर उसको अकबर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अकबर इन अवस्थाओं में उसके सामने 3 प्रस्ताव रखता है, या तो वो कालपी चंदेरी का गवर्नर का पद स्वीकार कर ले, या उसका गुप्त सलाहकार बन जाए, और तीसरा वो पूर्वत मक्का अर्थात तीर्थ यात्रा पर चला जाए। बैराम खां तीर्थ यात्रा पर जाने की बात स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके विरोधी मार्ग में उसका वध कर देते हैं, और इस तरह अकबर बैराम खां के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम अकबर के साम्राज्य की बात करेंगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।